मैं जब उदास होती हूँ मेरी हंसी बन जाती है, मेरी खुशियों के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, माँ एक बच्चे की सबसे प्रथम गुरु, दोस्त, मानो उसकी पूरी दुनिया होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है माँ हो तो ऐसी के एक और नए एपिसोड में। मैं ममता आप सबको मिलवाने ले जा रही हूँ दिल्ली में रहने वाली डॉक्टर शुभम सक्सेना से। माँ हो तो ऐसी के इस एपिसोड में आज हम मिलेंगे दिल्ली की रहने वाली डॉक्टर शुभम सक्सेना जी से। इनकी 2 बेटियां हैं जिन्हें वो अपनी एंजल्स मानती हैं। शुभम ने ध्यान के जरिए एक्सेप्टेंस का एक ऐसा मंत्र प्राप्त किया जिससे इनके जीवन की खूबसूरती में निखार आ गया। ये बताती है कि कैसे हम अपने जीवन में एक्सेप्टेंस लाकर बच्चों के साथ अपने रिश्ते को एक नया रूप दे सकते हैं। माँ बेटी के इस खूबसूरत रिश्ते का सफर देखिए माँ हो तो ऐसी के इस नए एपिसोड में। शुभम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आज। थैंक यू। पीएमसी हिंदी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि पीएमसी हिंदी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना इस सुंदर से जो रिश्ता है माँ और बेटी का, मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैं आज शेयर कर सकती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर के। धन्यवाद आप लोगों का। शुरू करते हैं हमारा आज का प्रश्नों का सिलसिला। तो सबसे पहले आपसे हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि एजुकेशन ली मैंने और अभी मैं एट प्रेजेंट कालका इंस्टीट्यूट जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में है, वहाँ मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हूँ, हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ। और आप मानेंगे नहीं कि मैं वहाँ भी बच्चे जो आते हैं गर्ल्स ही हैं सबसे ज़्यादा वहाँ पर, क्योंकि बीएड ज़्यादातर गर्ल्स ही करती हैं, तो उनको भी मैं ऐसे ही देखती हूँ कि वो मेरे बच्चे ही हैं। तो बहुत बड़ा परिवार, बहुत प्यारा परिवार है कि वहाँ भी यही जिम्मेदारी निभानी है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में और अपने घर में भी। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे इस जिम्मेदारी को निभाते हुए। बाकी एजुकेशन की बात करें तो बहुत अच्छी मैं पढ़ाई में शुरू से ही थी और पढ़ाई हायर एजुकेशन की, पीएचडी की मैंने, जो भी क्वालिफ़िकेशन होती है वो अचीव की और बस वही जिम्मेदारियाँ निभा रही हूँ अभी भी। आपने बहुत सुंदर से एक बात कही कि जहाँ आप हैं जिस कॉलेज में, वहाँ भी बहुत सारी बच्चियाँ हैं और वो आपको सब अपनी बेटियों की तरह लगती हैं और एक परिवार लगता है। सो एक बहुत, जब हम अपना बनाकर चलते हैं दूसरों को तो एक बहुत अच्छी सी खुशी महसूस होती है। एंड जो भी हमारे पास है हम वो बांट सकते हैं फिर जब हम उनको अपना समझते हैं। बिल्कुल, बस एक एक्सेप्टेंस लानी है हमें। और ये मैंने जो एक्सेप्टेंस है ये ध्यान में आई है मेरे से। जब से मैं ध्यान में आई तो और ज़्यादा जैसे पत्री सर कहते थे इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस से अवेयरनेस में लाना है। तो ये जो मैंने सीखा है वो यहीं से सीखा है। बहुत बड़ा ये जो मेरी ज़िंदगी में योगदान है कि अब मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करती जाती हूँ। पहले मुझे लगता था कि घर में भी बच्चों से बात की और बच्चों को कुछ समझ नहीं आया तो एक अंदर से लगता था सुनते क्यों नहीं हमारी बात। अब लगता है कि अरे इग्नोरेंस है, सुनेंगे, कभी तो अवेयर होंगे, कभी तो बात समझेंगे और वो सच में समझना शुरू कर देते हैं। और वहीं से कॉलेज में भी ऐसा ही होता है, मतलब बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, हर बच्चे का यही है, सबका टेम्परामेंट आज की समय में वैसा ही है। पर हम क्या करते हैं, हम उसको उल्टा रिएक्ट करते हैं। पर अगर हम एक्सेप्टेंस में आएंगे, हमारे अंदर प्यार भरा होगा, हम उनको प्यार से समझाएंगे, उनको सब समझ में आता है। तो जब हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, इट इज़ लाइक हमें उन्हें जैसे भी हैं वो उसी रूप में हमें उनको एक्सेप्ट करना है विदाउट एनी जजमेंट। स्वीकार कर लेंगे ना, ये हमारे बच्चे हैं और हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छे से इनके लिए कर पाएँ। बाकी फिर इनका अपना है, उनकी अपनी जर्नी है, अपना सोल प्लान है, जैसा हमने सीखा है। हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे और उसके बाद फिर हमें कोई रिग्रेट नहीं होता, अरे ये सुन नहीं रहे हैं या हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। वो उस चीज़ें बहुत इजी और स्मूथ हो जाती हैं इन सब चीज़ों के साथ। तो बस यही है कि आप एक्सेप्ट करते जाएं। या फिर एक और चीज़ साक्षी भाव जो मिला है कि देखें उस सिचुएशन को
उसमें हम क्या कर सकते हैं, दूर से देखना है। शुभम, जहाँ आप पढ़ाती हैं वो तो आपका परिवार है ही, उसके अलावा और कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में बहुत प्यारी प्यारी 2 बेटियां हैं। जो बड़ी बेटी है वो कॉलेज में है, लॉ कर रही है और फाइनल ईयर हो चुका है उसका, और छोटी वाली है वो 8th क्लास में है। और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं दोनों, और मेरे हस्बैंड। तो छोटा सा ही परिवार है। बाकी जॉइंट फैमिली में अगर देखें तो बहुत बड़ा परिवार है हमारा। तो वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि मेरे अगर टोटल देखा जाए तो 4 बड़ी नंदे हैं, देवर हैं 3, और उसको सास ससुर भी हैं। तो परिवार भरा पूरा परिवार है बड़ा सा, और सबके साथ जब हम मिलते जुलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो जब सबसे पहले आपको पता चला आप माँ बनने वाली हैं, तो वो क्या एहसास था, आपको क्या फीलिंग आई आपके मन में? सबसे पहले तो मेरे को माँ बनना एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है आपको सोच करके कि आप माँ बनने वाले हैं। और फिर आपको, मैं तो जो ये देखती थी कि मम्मी कैसी थी मेरी, बहुत कुछ है जो अपनी माँ से भी हम सीख रहे होते हैं। तो मैं यही सोचती थी कि क्या मैं उनकी तरह इतना प्यार कर पाऊँगी, इतनी जिम्मेदारियाँ उन्होंने इतने अच्छे से निभाई हैं वो मैं निभा पाऊँगी, मैं कुछ कर पाऊँगी कि नहीं, कैसे करूँगी ये सब। तो धीरे धीरे फिर माँ बनी, जिम्मेदारियाँ। तो मेरा जो पहला बच्चा था वो बहुत ही, उस समय तो मुझे लगता था कि क्या से हुआ ये अनुभव। तो जैसे मेरी पहली बेटी आई, वो आते से कुछ ना कुछ उसको कॉम्प्लिकेशंस रहती थी। तो 3 महीने बाद से वो बीमार पड़ना शुरू हो गई, और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड वगैरह कराया तो उसकी डेथ हो गई, या कहेंगे उसने बॉडी वेकेट कर दी। तो वो जो अनुभव था ना पहला वाला, जो एक खुशी होनी चाहिए थी, वो समझ में नहीं आया मुझे कि क्या हुआ है मेरे साथ। पर कहीं से मुझे लग रहा था कि अब क्या है। पर मैं उस समय PhD कर रही थी, तो मैंने सारी अपनी एनर्जी फिर अपने को डाइवर्ट करके एजुकेशन में गई। मैं न्यूली मैरिड थी, अभी 1 ही साल ही हुआ था। तो फिर मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, अपनी PhD कंप्लीट की। फिर मेरी दूसरी बेटी वो PhD कंप्लीट करने के बाद आई। फिर मेरी लाइफ थोड़ी चेंज हुई, थोड़ी सेटल हुई। फिर मैंने सोचा कि बस अब इसको अच्छे से करना है, इसके लिए जो भी करना है अच्छे से करना है, एक अच्छी माँ बनना है। तो बस ये हो गई जर्नी माँ की जर्नी, कि आप सुबह जो एक माँ करती है कि उनका ख्याल रखना है, जिम्मेदारियाँ निभानी है, ज़रूरतों को देखना है, अच्छा पढ़ाना है, बच्चे अच्छे निकल जाएं, यही कोशिश लगी रहती है अभी भी। और आपकी छोटी बेटी के बारे में कुछ बताएंगे? छोटी बिल्कुल अनोखी है, बहुत ही अनोखी। उसको एक स्माइल से हम सब, मतलब ऐसा लगता है कि वो है ना आई इसलिए एक एंजल की तरह। वो सबको है ना, सिर्फ चेहरे पे उसके मुस्कान रहती है, और वो सबको खुश रखने की कोशिश करती है। अगर मैं कॉलेज से आऊँ, अब थोड़ा गुस्सा है या अपसेट है, वो भी उसकी एक बात सुन के आप ठीक हो जाओगे। उसको कभी गुस्से से देख लो, उसका मूड कभी ख़राब हो, गुस्से से देख ले, थोड़ी देर बाद में आके वो अपने आप गले लगती है, मम्मी सॉरी मैंने आपसे ऐसे बोला। ऐसा कोई बच्चा करता नहीं, वो हमेशा करती है। और आपकी बड़ी बेटी और उसके बीच में कितने सालों का डिफरेंस है? 8 साल का डिफरेंस है दोनों में। तो दोनों अपनी तरफ से बहुत अच्छा कोशिश करती हैं कि अच्छे से रहें, अच्छे से बात करें, अच्छे से चीज़ें करें। अब वो भी अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभा ही रहे हैं तो बहुत अच्छे से लग रहा है सब कुछ। शुभम, कुछ अपनी बड़ी बेटी के बारे में बताइए अभी हमें। मेरी बड़ी बेटी भी बहुत प्यारी है। वो शुरू से ना उसका भी आर्टिस्टिक वो रहा है, डांस भी बहुत अच्छा करती है। वो भरतनाट्यम सीखा हुआ है उसने, अच्छे परफॉर्म करती है स्टेजेस वगैरह पे भी, और ड्राइंग भी उसकी बहुत अच्छी है। एजुकेशन भी अच्छे से पढ़ाई करती है। तो वो बस जैसे आज के बच्चे होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बिजी रहते हैं, कॉलेज जाना है, सुबह निकलना है, शाम को आना है, और अपना कोर्ट वगैरह जाना है। तो एजुकेशन अभी तो उसका पूरा फोकस यही है कि वो जो अपनी लाइफ है, अब आगे उसको एक फ्यूचर मिला है तो उसको परफेक्ट बनाए, उसमें सक्सेसफुल रहे। तो बस वो उसी में आज उसका दिनचर्या यही चलती है। सुबह उठेगी, तैयार होगी, जाएगी, आके अपना काम वगैरह करेगी, और बाकी खाली समय मिलेगा तो कहीं शोज़ वगैरह होते हैं तो भरतनाट्यम वगैरह के शोज़ वगैरह करती है। तो अच्छा, वो करती है? हाँ करती है। जैसे अभी दुर्गा पूजा वगैरह में होता है तो वहाँ उसको मिलता है तो वो भी करती है। तो उस बीच का समय वो ऐसे निकालती है। तो अपने आप में उसकी लाइफ भी सही चल रही है और दोनों के बीच में जैसे आपने बताया 8 साल का डिफरेंस है, तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो उन दोनों के रिलेशन कैसे हैं? उन दोनों आपस के में? रिलेशंस तो वैसे ही होते हैं जैसे सिबलिंग्स के होते हैं ना, छोटी छोटी बातों पर
जैसे होता है लड़ाई झगड़ा, हम भी बहुत प्यार की लड़ाई वो बिल्कुल नेचुरल चलता है कि छोटी को कुछ चाहिए तो बड़ी को नहीं देना है, बड़ी को चाहिए। और कभी तो इतना प्यार होता है कि बस बहुत बढ़िया चल रहा होता है दोनों का, तब मुझे नहीं बताना, मम्मी को नहीं बताना, पर सब कुछ आराम से अंदर से चल रहा होता है। तो दोनों के रिलेशंस बहुत प्यारे हैं। जहाँ जब उससे पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं, आई थिंक शी वाज बिग इनफ, 8 साल जैसे आपने बताया, तो क्या रिएक्शन था उसका? और खासकर जब आपकी छोटी बेटी आई घर में, तो उस टाइम उसका क्या रिएक्शन था? उसका रिएक्शन जैसे बच्चों को होता है ना, एक इनसिक्योर फीलिंग कि अब दूसरा आ गया, अब पता नहीं मम्मी मुझे प्यार करेंगे कि नहीं, पापा मुझे देखेंगे कि नहीं। राइट। तो शुरू में उसको बिल्कुल भी एक एक्सेप्टेंस आने में उसको थोड़ा टाइम लगा, पर धीरे धीरे उसको लगा कि अब ये आ तो गई है कहीं नहीं जाने वाली, अब तो इसको मैं प्यार करना शुरू करूँ। फिर उसको अच्छा लगा। फिर वो उसको गोद में लेकर के भी बैठती थी, बात भी करती थी अच्छे से, उसको जब टाइम ज़रूरत है खेलने की, तो फिर धीरे से एक्सेप्टेंस आ गई। और अब तो बस एक दूसरे के बिना नहीं रहते। अगर छोटी ने कहा है कि दीदी ये बनाना है, वो कुकिंग भी बहुत अच्छी करती है मेरी बेटी बड़ी वाली ना, पर वही अपने हिसाब से, तो वो उसको बना के देती है जो उसकी डिमांड है कि आज अगर पिज़्ज़ा बना के दे दो तो बना देगी। कुछ अलग ही बनाना है तो उसके वो डिमांड अपनी दीदी से ही करती है, वो मम्मी आप नहीं बनाना दीदी बनाएगी, दीदी बहुत अच्छा बनाती है, तो वो बना के देती है उसको। सो आपने बताया कि फिर थोड़े समय में वो एक्सेप्टेंस आ गई उसमें कि उसकी एक छोटी बहन है, तो क्या आपने उसको समझाया या क्या आपका कोई रोल था उसमें, या आपने कोई चैलेंजेस फेस किए उसको ये चीज़ समझाने में? जी नहीं, बहुत चैलेंजेस हैं। बड़ी वाली को थोड़ा सा टाइम लगता है समझाने में, पर समझाना भी पड़ता है बच्चों को, ये हमारा काम है कि अगर हम हैं सामने तो, क्योंकि एक फैमिली बिना समझाए नहीं चल सकती। हर स्टेज पे आपको समझाना पड़ेगा, अपने रोल को समझना पड़ेगा। तो जहाँ भी ज़रूरत होती है आपस में, अगर दोनों में कहा सुनी हो गई या लड़ाई हो रही है तो समझाना पड़ता है। दोनों को अलग अलग समझाती हूँ फिर मैं, भाई बड़ी बहन है, बड़ी बहन को तो ऐसे करना ही पड़ता है, मैं भी बड़ी बहन हूँ, अपना भी तो अपना भी देती हूँ, मैं भी अपने घर में बड़ी बहन हूँ। और बहुत अच्छे रिलेशंस हैं भाइयों के साथ भी। फिर उनको बताती हूँ देखो आज भी कितना प्यार करते हैं हम लोग, एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझते, और वो एज ए रोल मॉडल देख भी रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं ना, वो आपको करके दिखाना ज़रूरी होता है। तो जब आप रोल मॉडल बनते हैं तो चीज़ें जल्दी से समझ में आती हैं। कॉलेज में भी मैं ये करती हूँ कि अगर रोल मॉडल है, पंक्चुअलिटी है, सिंसियरिटी है, रोल मॉडल के हिसाब से आप बात करोगे तो बच्चे को समझ में आता है, तो उसको दिखता है, दिखाई भी देता है, तो वो समझती है, बड़ी वाली कोशिश भी करती है, और धीरे धीरे सब ठीक ही हो रहा है। कहते हैं ना, यू लर्न मोर बाय द एक्शंस, हाँ बिल्कुल, देन बाय प्रीचिंग। सो वही आपने जो बोला है कि समझाने से ज़्यादा एक रोल मॉडल बनना, एक वो जो भी तरीका है वो हमने अपना बच्चों को शो करना है कि किस तरह से जैसा हम चाहते हैं ना बच्चों से, हमें वैसा ही करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि वो पोलाइट रहे तो हमें पोलाइटली बोलना पड़ेगा। सीखते तो वो हमसे ही है, राइट। तो जितना हम अच्छा सिखा सकते हैं वो हमसे ही सीखेंगे। बोलने का ढंग है, या चीज़ों को टैकल करना है, या बाहर जाना है, डिपेंडेंट है या सेल्फ डिपेंडेंट हमें बनाना है, तो हम पहले बन के दिखा रहे हैं, तो बच्चे हमसे भी सीख रहे हैं। तो हर काम बहुत इंडिपेंडेंटली अच्छे से वो कर पाती है, देख भी रही है और कोशिश, उसको यही समझाते हैं कि आप करोगे तो आपको चीज़ें समझ भी आएंगी और आप कर पाओगे। और रिलेशंस को टैकल करना है, वो देख रही है कि भाई मम्मी करती है, सीख रही है, तो वो भी करती है। तो बाहर के इन्वायरमेंट में तो कई बार जैसे बच्चे बोल देते हैं कौन करने आता है सोसाइटी में, पर सोसाइटी में कोई करने नहीं आता, फिर भी सोसाइटी के बिना नहीं रह सकते, तो हमें सपोर्ट तो करना पड़ेगा एक दूसरे का। वेरी ट्रू। तो सपोर्ट हम घर से शुरू करते हैं, तो पहले अपनी बहन को सपोर्ट करना तो शुरू करो, करती है फिर तो जैसे आप कर रहे हैं, आपकी बड़ी बेटी देख रही, उसको देख के आपकी छोटी बेटी सीख रही है। सो इट्स लाइक अ चेन। बिल्कुल लाइक अ चेन है ना। छोटी बेटी तो बहुत ही अच्छे से करती है, तो उसको मतलब उसको एक एक्स्ट्रा वो मिल गया है कि मेरे को भी देख के सीख रही है, बहन को भी देख के सीख रही है, तो वो बहुत अच्छे से कर पाती है। उसकी बात करने के ढंग से इम्प्रेस हो जाते हैं। तो वो मेडिटेशन में मैं उसको बिठाती हूँ। अच्छा। हाँ, तो बहुत अच्छे से कर रही है वो भी। वंडरफुल। शुभम, जब बात माँ की आती है तो हर माँ चाहती है कि वो अपने बच्चे को एक बहुत अच्छी परवरिश दे, उसे बहुत अच्छे संस्कार दे, बच्चे जीवन में बहुत अच्छा करें।
तो परवरिश के बारे में आप क्या कहेंगी? वो बच्चे तो बहुत भोले होते हैं, हम जैसा चाहेंगे बच्चे वैसे ही बनेंगे। जैसे कुम्हार एक मिट्टी को लेकर आता है, उसमें पानी डालता है, उसको अपनी शेप देना शुरू करता है, वही बच्चे का हाल है। बच्चे को वो एक मिट्टी की तरह ही हमें समझना चाहिए। बच्चों से हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो सुधरेंगे या वो अच्छा करेंगे। जो कुछ करना है वो हमें करना है, शुरुआत हमें करनी है। अगर हम उससे चाहेंगे दिया बनाना है बात, या हम उसको बिगाड़ के रख देंगे, तो हमारा जो व्यवहार है, सबसे पहले जो कुछ भी सुधार लाना है मेरे हिसाब से परवरिश में, पहले हमें अपने अंदर से लाना है। हम जैसा चाहते हैं, हम चाहते तो ये हैं कि बच्चा हमारा बहुत अच्छा बने, आज्ञाकारी बने, कहना माने, तो वो हमें पहले करके दिखाना पड़ेगा कि हम आज्ञाकारी हैं, हम पेरेंट्स के साथ हम कैसा कर रहे हैं, या हम घर में उनकी कितनी बात सुन रहे हैं, हम उनको कितना रिस्पेक्ट दे पा रहे हैं, हम उनको कितना सपोर्ट कर पा रहे हैं। बच्चों को बिल्कुल, बच्चों को सपोर्ट करना हर जगह ज़रूरी होता है। सबसे पहले अगर बच्चा आपके पास आया है तो वो इस उम्मीद से आया है कि वो उसको कुछ चाहिए और वो आप फुलफ़िल करें। ये नहीं कि सारी डिमांड्स फुलफ़िल करें, पर अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक ना, जैसे मैं चाहती हूँ कि भाई अच्छे प्रोफेशन में जाए, इंडिपेंडेंट बने, तो उसको उसके लिए एक माहौल बना के देना पड़ेगा। और एक्सेप्टेंस हमें ये लानी पड़ेगी कि बच्चे की अपनी आइडेंटिटी है, उसकी उस आइडेंटिटी के हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। उसकी उम्र देख लो आप, उसकी सोच के हिसाब से वो बात करेगा। हम उससे ये नहीं सोच सकते कि वो बहुत समझदारी आएगी उसके अंदर, हमारे समय से आएगी। तो एक्सेप्टेंस अगर आपने रख ली, रोल मॉडल अगर आप बन चुके हैं, और आप ये ज़्यादा नहीं सोचें कि बहुत ओवर डिमांडिंग, बच्चे की जो राय है उसको भी हमें संभालना पड़ेगा। अगर हम इतना कर लेते हैं तो बच्चा वही करेगा जैसा हम चाहते हैं, अपने आप करने लग जाता है धीरे धीरे सब कुछ हो। सो जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सुबह जल्दी उठे, सो इट्स लाइक कि हमें सबसे पहले उठना चाहिए। जो वो हमें करते हुए देखेगा, जो वो सुनेगा हमसे, वही चीज़ वो फॉलो करेगा। बिल्कुल करेगा। और वो अगर नहीं भी कर रहा है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये तो है कि मेरे मम्मी इतनी, जैसे हम तो ध्यानी लोग हैं, जल्दी उठते हैं, अमृत वेला से उठ के बैठ जाते हैं। अब हम ये एक्सपेक्ट करें कि बच्चा 3:30-4 पे उठ जाएगा, हम भी नहीं उठते थे उस उम्र में। पर मुझे ये लगता है कि जब वो आज से देखना शुरू करेगा तो क्या पता 10 साल बाद या 2 साल बाद उसके अंदर चेंज आएगा, तो वो भी करेगा। एक क्यूरियोसिटी तो होगी कि देखे तो सही बच्चे सुबह उठ के करते। और छोटी वाली तो उठ भी जाती है, उसको बोलोगे कि सुबह उठ जाओ, उठ के वो करने लग जाएगी। बड़ी वाली कॉलेज से बहुत लेट आ जाती है, अगर थक जाती है, सोती रहती है, कोई बात नहीं, रेस्ट की ज़रूरत सभी को। एक एक्सेप्टेंस आ गई कि चलो ये आज नहीं है, कल कर लेगी। पर ये प्रेशराइज नहीं करना है, ज़बरदस्ती बच्चों से हम नहीं कर सकते हैं। बच्चों को मानना शुरू करेंगे, बच्चे हमें मानना शुरू करेंगे। ये चेंज मेरे अंदर शुरू में नहीं था, पर जैसे जैसे मैं आई हूँ इसमें ध्यान में, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद बहुत इजी हो गई। और धीरे धीरे मैं खुद उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। पहली बात तो पहली जो चेंज है मैं अपने अंदर लाने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं देख रही हूँ कि जो इन्वायरमेंट है, जो घर का माहौल है, वो धीरे धीरे अपने आप चेंज हो रहा है। आपकी एनर्जीज, जब आपकी एनर्जीज चेंज होती हैं तो आसपास की एनर्जीज में भी शिफ्ट आता है। हाँ, दूसरी चीज़ है कि आर्ग्यूमेंट्स में जाते ही नहीं, शुरू करना ही नहीं है, चाहे वो बच्चों के साथ हो, चाहे वो हस्बैंड के साथ हो। शुरू ही नहीं करोगे तो ख़त्म क्या होगा। इट्स लाइक एक फूल में जब खुशबू है और हम जब उस फूल को रखते हैं जहाँ आसपास भी उसकी खुशबू फैलती है, तो इसी तरह जब हम ध्यान में जाते हैं, मेडिटेट करते हैं, हमारी एनर्जीज में शिफ्ट आता है, हमारी सोच में शिफ्ट आता है, तो आसपास हमारे साथ जुड़े हुए लोगों में फ़र्क आ जाता है। वो फ़र्क हमारे अंदर देखते हैं कि पहले हम हर बात में ईगो आ जाती थी, हम पलट के जवाब देते थे। अब चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। जब हम चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, बच्चा भी आ रहा है तो उसको भी बच्चे को पहले समझेंगे, बोल रहा है, बहस नहीं करनी है, इसकी बात को सुनना है। सॉल्यूशन अगर आप दे रहे हैं ठीक है, नहीं है तो एक्सेप्टेंस है। तो बहस भी नहीं होती, लड़ाई भी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता, माहौल शांत रहता है घर का। और ये एनर्जी चेंज है हमारा कि हम किसी चीज़ को शुरू करना नहीं चाहते, हम सोचते हैं कि सॉल्यूशन मिले। तो सॉल्यूशन, प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन पर ध्यान है। और दूसरी चीज़ शांति, शांत रहने से घर का माहौल बहुत शांत रहता है।
कि आप ज़्यादातर शांति रहोगे, हर चीज़ का जवाब शांति से दे रहे हो, तो सामने वाला भी शांति से सुन लेता है और उसका जवाब भी फिर वैसे जाता है शांत वाला। शुभम, आपने अपनी बेटियों के साथ एक मजबूत रिश्ता, एक अच्छी बॉन्डिंग कैसे बनाई? अच्छी बॉन्डिंग बनाने के लिए अच्छी बॉन्डिंग बनाने के लिए प्रयास तो किया है मैंने, और सोचती भी हूँ कि बच्चे आकर के बात शेयर भी करते हैं मुझसे, और उनको लगता है कि मैं एक अच्छी उनकी फ्रेंड हूँ और शेयर कर सकते हैं वो अपनी बात। उसके लिए ये करना पड़ा मुझे कि अगर आप, वो बच्चा जब भी आपके पास आ रहा है तो आपको उसको सुनना पड़ेगा, आपको उसको समझना पड़ेगा बच्चा किस लिए आ रहा है। अगर उसको किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर उसको पढ़ना है तो उसको पढ़ाई के समय सपोर्ट करना है, अगर उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो जब हम फुल सपोर्टिव मोड में होते हैं कि ये बच्चा है, इसे हमारी ज़रूरत है, हम ही इसका साथ देंगे, बजाय इसके कि कोई बाहर वाला इसका साथ पकड़ ले। एक गलत आदमी का बाहर हाथ पकड़े उससे पहले हमें उसको अपना हाथ देना है। हमारी उंगली अगर उसके हाथ में हमेशा रहेगी तो वो बाहर वाले का गलत का हाथ पकड़ ही नहीं सकता। तो और दूसरी चीज़, उनको विश्वास, अपने बच्चे पर विश्वास बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चे लेट हो जाते हैं, कई बार देर से आते हैं, विश्वास आपके अंदर, कुछ गलत नहीं होगा, बच्चा मेरा सही है, कुछ भी गलत नहीं हो सकता, ना बच्चा गलत कर सकता है, ना माहौल गलत हो सकता है। तो जब हम विश्वास देते हैं बच्चे को कि लेट भी आ रहे हो तो कोई बात नहीं, कुछ हुआ होगा तभी लेट हो गए होगे, बस नहीं मिली, ट्रेन नहीं मिली, मेट्रो लेट हो गई, जो कुछ भी है, बच्चे को ब्लेम करना बंद किया, तेरे कारण ऐसा हो जाएगा। बच्चे जैसे ज़्यादा पेरेंट्स कर देते हैं, तुम टाइम से नहीं आए, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, तो बच्चा फिर आता है फ्रस्ट्रेशन में, उसको बहुत गुस्सा आती है। एक तो वो थका मांदा लेट आ रहा है, और उसके बाद उसके घर वाले उसी को गलत समझ रहे हैं। वो किस कंडीशन से कैसे चढ़ के आ रहा है, कितनी दूर से आ रहा है, उसने खाना खाया है या नहीं खाया है। अगर हम उन सब चीज़ों का ध्यान रख के बच्चे से रिएक्ट करेंगे ना, हमारा रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, सपोर्टिव होगा, और वो बच्चे को समझ में आएगा। तो बच्चे को हमेशा सपोर्टिव मोड में रहेंगे, हम प्यार से टैकल करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो बच्चा भी हमें समझने की कोशिश करेगा। क्योंकि आजकल बच्चों के भी चैलेंजेस हैं, अपने चैलेंजेस होते हैं बहुत। और जैसे आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि जब हम बच्चों की बात सुनेंगे तो बच्चा अपनी बात बाहर जाके नहीं करेगा। अक्सर क्या होता है, उसके लिए कोई है नहीं, नोबडी इज अवेलेबल, बस जैसे। एंड अगर आप वर्किंग मदर हो तो और भी मुश्किल होता है, कम समय दे पाते हैं। तब बच्चे बाहर जाते हैं और बाहर जाके बात करते हैं, या यू डोंट नो कौन सही है कौन गलत है। सबसे सही बात है कि आप, उस बच्चे के पास भी कम टाइम है, क्योंकि हम उसको कम टाइम दे रहे हैं वर्किंग वुमेन के कारण। और उस वर्किंग मूवमेंट में भी अगर हम उसको उस समय जब वो आ रहा है हमारे पास और हम उसको ना सुन के दूसरे काम में लगे हुए हैं, या बेटा बाद में बात कर लेंगे, या तुम अभी जाओ मैं ज़्यादा बिजी हूँ, करते हैं कई बार ऐसा भी। पर फिर जैसे याद आता है कि यार इसने कुछ पूछा था, तुरंत आपको पूछना चाहिए उसी समय कि बेटा आप आए थे, किस लिए आए, आप वो बात बताओ, क्या कहना चाह रहे थे, किस चीज़ की ज़रूरत है आपको। जहाँ तक हो सकता है हम कोशिश करेंगे आपकी चीज़ों को, हम आपके साथ हमेशा हैं। अगर आप एक विश्वास दिलाते हो बच्चे को कि आप उसके साथ हमेशा हो और आप उसके लिए वो सब करना चाहते हो जो उसकी डिमांड है, जितना हो सकता है, तो वो बच्चे को भी विश्वास आता है कि हाँ जेन्युइन रीज़न है, नहीं सुना होगा पर अब आए हैं तो चलो इनसे बात करते हैं। सो दैट मीन्स कि हमें बच्चों को समय देना है, हमें उनको सुनना है और हमें उनके ऊपर विश्वास रखना है, जिससे एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है। एंड आई थिंक कोई भी रिलेशनशिप की बुनियाद बेसिकली तो ये है, व्हेन यू हियर देम आउट, एंड जब हम उनको स्पेस देते हैं, हम उनको सुनते हैं, उनको समझते हैं। बिल्कुल, किसी किसी भी रिलेशनशिप में ये चीज़ लागू होती है। विश्वास बहुत ज़रूरी है बच्चे पर करना, तो बच्चा फिर हम पे करना शुरू करता है। और ज़्यादातर टीन एज में यही प्रॉब्लम होती है, विश्वास बच्चे को हम पर नहीं होता और पेरेंट्स बच्चे पर नहीं कर रहे होते। बच्चा लेट हो गया, उसको ब्लेम कर रहे हैं, बच्चे से कुछ गलती हो गई, उसको परेशान कर रहे हैं, तो पेरेंट्स इग्नोर होते हैं। जो हमारे इसमें स्पिरिचुअलिटी में तो यही बोलते हैं, इग्नोरेंस से अवेयरनेस में आना। तो ये अवेयरनेस अपने आप धीरे धीरे जब आने लग जाती है, हम बच्चे को समझना शुरू करने लगते हैं, तो बच्चा फिर रिस्पेक्ट भी देता है, रिगार्ड भी देता है, सुनता भी है, समझता भी है और अपनी बात भी कहता है। तो इसका मतलब आपकी बेटियों के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग है। बट बीइंग अ वर्किंग मदर
आई एम श्योर बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि एक वर्किंग मदर होना और एट द सेम टाइम बच्चों को संभालना, घर को देखना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो उसको आपने किस तरह हैंडल किया? ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो जैसे कि हमने एजुकेशन ली, मम्मी के ऊपर ली, मम्मी के ऊपर काम कर रहे थे कि मम्मी सारा टिफ़िन बना के देती थी, तैयार करके भेजती थी, आके भी मम्मी की जिम्मेदारी, खाना मिल जाता था। पर जब आप मदर बनते हो तब आप दूसरी साइड होते हो, तब आपको लगता है कि अब बच्चे के लिए, छोटा बच्चा होता है तो डे बोर्डिंग में छोड़ना है या क्रैच में छोड़ना है तो उसका पूरा तैयारी करके दो। और फिर अगर आपको जैसे एजुकेशन में तो मॉर्निंग का ज़्यादा टाइम रहता है कि 8-9 बजे तक लग ही जाते हैं कॉलेज, तो सुबह भी ट्रैवलिंग टाइम भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा जल्दी उठ के सारा कुछ करना और फिर सारी चीज़ें मैनेज करना, और उसके बाद मैनेज भी अपने दम पर ही करना, क्योंकि यहाँ पे आप न्यूक्लियर फैमिली अकेले रह रहे हैं, हस्बैंड को भी बाहर जाना है, तो सारी चीज़ों की तैयारी करके सब कुछ रेडी रख करके जाओ तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ डिमांड भी होती है कि एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि लंच भी अच्छा होना चाहिए, खाना भी अच्छा होना चाहिए। फिर आप प्रोफेशनल फ्रंट में हो तो वहाँ पर आपको आजकल कोई बैठने वाला काम तो है नहीं, सारा वहाँ भी अपडेटेड सब कुछ रखना है, तो चैलेंज तो है। पर जब आपने एक बार विश्वास अपने अंदर कर लिया कि मुझे करना है, तो पहला विश्वास आपको अपने आप को देना है कि मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी, मैं कर सकती हूँ और मैं ही कर सकती हूँ। हाँ। मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। जब आपने ये एक विश्वास अपने अंदर ले लिया कि ये काम है, ये मुझे ही करना है, मैं ही कर सकती हूँ, फिर आप सब कुछ करते चले जाते हैं और वो अपने आप फिर होता भी। आपका विश्वास आपका साथ देता है और आप कर पाते हो, और फिर वो आराम से आप टाइमली जाते भी हो। फिर धीरे धीरे रूटीन में आ जाता है, बच्चे भी समझना शुरू करते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी सपोर्ट करते हैं। बिना किसी के सपोर्ट के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहा है तभी आप जा पा रहे हो, आपके बच्चे भी आपके साथ सपोर्टिव हैं कि आप ठंडा खाना दे रहे हो वो खा रहे हैं, है ना। डिमांड नहीं है कि गर्म ही चाहिए या मम्मी 2 बजे खाना देगी मैं तभी खाऊंगा। तो बच्चे भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप जैसे लेट जा रहे हैं तो भी बच्चे आपके लिए, अभी बड़ी वाली तो बड़ी हो गई है तो मम्मी क्या बना के रखूं, अब वो अपने आप पूछ लेती है, वो सपोर्ट कर रही है कि मुझे खाना बना मिल पाता है अब तपस्या का फल मिलना शुरू हुआ है। तो जब आप सपोर्टिव मोड में आते हो तो फिर आपको सबका सपोर्ट मिलने लगता है। तो पहले तो आपको विश्वास रखना है, दूसरा आपको सपोर्ट करना है, तो सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो सब सपोर्ट करते हैं तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। सो जैसे अक्सर वर्किंग लेडीज़ के लिए दिक्कत होती है, मुश्किल होती है, सो बेसिकली हम सबको ये समझना है कि हम कर सकते हैं और हम ही करेंगे। शुभम, आपने हमें बताया कि आपने जो भी किया अपने बच्चों के लिए, यू आर गेटिंग इट बैक। आज के टाइम में जैसे आपकी बड़ी बेटी आपको फ़ोन करके पूछ लेती है कि क्या बनाना है खाने के लिए, जैसे आपने उसकी देखभाल की थी। अगर हम चलते कुछ साल पहले, जब आप वर्किंग थी और दोनों बच्चों को छोड़ के आपको कॉलेज जाना पड़ता था, तो उस टाइम आपके मन में क्या होता था, क्या भाव होते थे जब आप अपने बेटियों को छोड़ के जाते थे? क्योंकि अगर हम देखें आज के समय में हमारे पास मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, हम बच्चों को फेस टाइम करके बात कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं, बट कुछ साल पहले ये सब फैसिलिटीज़ नहीं थी। एंड जैसे आपने बताया, उनको आपने क्रैच में छोड़ना है, उनका लंच प्रिपेयर करना है। सो उस टाइम आपके मन में क्या फीलिंग आती थी जब आप ये सब करती थी? तो जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे मैंने पहली बेटी को भी मतलब नहीं थी रही वो, तो ये जो दूसरी वाली बेटी है मेरी, इसको क्रैच में छोड़ना तो मुझे बहुत इनसिक्योर लगता था, कैसे छोड़ूंगी इस छोटे से बच्चे को। और क्रैच वाली पता नहीं अच्छा खाना खिलाएगी या नहीं खिलाएगी। और जो पहली क्रैच वाली जो मुझे फर्स्ट मिली थी वो अच्छी थी भी नहीं। वो बच्चों को बिल्कुल ऐसे जैसे जेल में रखते ना, बस आप एक जगह बैठे रहो, आपने हिलना नहीं है, आपने उधर नहीं जाना है, इधर नहीं करना है। तो वो एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। पर क्योंकि बहुत दूर गुड़गांव मुझे जाना होता था, 1-2 घंटे का रास्ता, तो छोड़ना तो पड़ता था। तो फिर उस क्रैच वाली को समझाना, और वो जो इनसिक्योर फीलिंग था मेरी बेटी के अंदर भी आ गई थी, क्योंकि वो तो मजबूरी है कि रखना पड़ता है बच्चे को। उससे उसका नेचर भी ख़राब हो गया था। पूरे दिन उसको ऐसे बैठा के रखते थे, बाहर नहीं जाने देना, तो जिसका उसको बाद में उसका नेचर बहुत ख़राब होने लग गया था। पर ये कहिए कि धीरे धीरे मैंने उस क्रैच को भी चेंज किया, फिर थोड़ा सा उसको समझदार बनाया,
फिर जब थोड़ी सी बड़ी हो गई तो उसको घर पे छोड़ करके जाती थी। हस्बैंड ने भी उसको सपोर्ट किया, उसको बस प्यार से समझाया। पर जो बाहर का बच्चा रहे, बाहर रहे, क्रैच में रहे, अगर उसको माहौल सही नहीं मिले ना तो पूरे बच्चे की लाइफ आप समझ सकते हो ख़राब हो सकती है। उसका नेचर ख़राब हो सकता है, उसके एटीट्यूड में डिफरेंस आ सकता है। तो उसको बहुत गुस्सा आने लग गया था बीच में, चिल्ला चिल्ला के बोलना, गुस्सा करना। तो चीज़ें उस बिगड़ी वहीं से, क्योंकि उसको ये लगता था मम्मी मुझे छोड़ के चली जाती हैं। उसका नेचर भी इसीलिए ख़राब हुआ कि मैं उसको उतना टाइम नहीं दे पाई जितना मुझे देना चाहिए था। और शाम को भी लेट आ रहे हैं, फिर दूसरे दिन की तैयारी करके निकलना है, उसमें टाइम देना है। तो उसको जितना टाइम चाहिए था, उसकी पढ़ाई में भी सफ़र हुआ कि वो उतना अच्छा उस समय शुरुआत में 7th 8th में उतना अच्छा नहीं कर पाई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मैं जब स्पिरिचुअलिटी में आई तो मुझे समझ में आना शुरू हुआ। फिर मैंने उसके नेचर पे काम करना शुरू किया, फिर मैंने उसको शांति से टैकल, फिर उसको पढ़ाना शुरू किया। फिर वो जो बोलती थी मैं उसकी हर बात को सुनना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया। तब उसके नेचर में मैं चेंज लेकर के आ पाई। अगर अदरवाइज़ तो बहुत ही मुश्किल था उसको संभाल पाना। तो काफ़ी कुछ वो चेंज कर पाई हूँ, क्योंकि मैं चेंज होना शुरू हुई फिर उसके हिसाब से। और जैसे आप इनसिक्योर होती थी जब आप उसको छोड़ते थे क्रैच में और आप जाते थे, तो वो इनसिक्योरिटी को आपने किस तरह अपने ऊपर हैंडल किया? मतलब अपने ऊपर वो इनसिक्योरिटी को किस तरह हावी नहीं होने दिया? हाँ, अपने ऊपर तो मैंने इसलिए हावी नहीं होने दिया कि मुझे पता है कि अब और कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं गुस्सा होंगी और कुछ नहीं होने वाला, मैं परेशान रहने वाली हूँ, बच्चे को परेशान करने वाली हूँ। ये जो थोड़ा बहुत समय है जो मेरे पास है, इसको मैं अच्छे से करना चाहती हूँ। तो हर चीज़ को फिर मैंने पॉजिटिव तरीके से, मतलब नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी नहीं होने दी। ये पता नहीं मैं शुरू से है कि मैं ना हमेशा ये सोचती हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं लाइफ में, पर जब हम फोकस्ड रहते हैं ना सिर्फ सॉल्यूशन पे कि इसको सुधारना है, इस बच्चे के नेचर में चेंज लाना है, इसको जो चीज़ नहीं मिली, इसको प्यार भी नहीं मिला, इसको केयर भी नहीं मिली, ये बाहर इसको क्रैच में रखा, उसके कारण इसकी पढ़ाई भी सफ़र हो रही है। तो सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? बच्चे को नहीं मिल पा रहा है, वो मेरी वजह से मिल पा रहा है, और मेरी वजह से नहीं भी मिल पा रहा है। दोनों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो उस पर काम करना मैंने शुरू किया, उसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। पहले मुझे गुस्सा आ जाता था, ये बेकार हो गई है, ये बहुत चिड़चिड़ाती रहती है, ये लड़ती रहती है, पर उसका गुस्सा जायज़ है। उसको गुस्सा मेरे ऊपर आज भी कई बार आता है कि उसको जब वो देखती है छोटी वाली का बचपन, कि अब मैं समझदार माँ की तरह निभा रही हूँ, उस समय समझदार माँ नहीं थी, तो वो कई बार कंपेयर कर लेती है उस चीज़ को भी, बड़ी के साथ छोटी के साथ, कि इसको उसको लगता है कहीं ना कहीं कि इसको ज़्यादा प्यार मिला है, मुझे कम मिला है। तो उसको बैलेंस करने के लिए अब मैं उसको ज़्यादा अटेंशन देती हूँ, तो छोटी वाली अब आप तो दीदी को ही प्यार करते हो, तो फिर बैलेंस करती हूँ दोनों को। यही करना पड़ेगा कि आपको बच्चे के हिसाब से समझ के, अगर आप उस बच्चे के हिसाब से काम कर रहे हैं, बच्चे के हिसाब से आप जा रहे हैं, जो हमने बिगाड़ा है हमें ही सुधारना है। अब मैं उस चीज़ को कोशिश करती हूँ कि दोनों को बराबर करके दोनों को टाइम दूँ और क्वालिटी टाइम दूँ। जैसे जैसे हमें समझ आती है या हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमें जो सिखाते हैं, हम उन्हीं से सीखते हैं। बिल्कुल, एक चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी कि हमारा भी तो एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम ही है। हम कोई मैच्योर नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। माँ हम भी पहली बार बने हैं, लाइफ हम भी पहली बार टैकल कर रहे हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर चीज़ सही कर पाएँ। अगर ये हम हर बार अपने को कल्प्रिट मान ले लगते ना, विक्टिम हम ही बनते हैं, मेरे कारण ऐसा हो गया, मेरा बच्चा मैंने बिगाड़ दिया। इसमें नहीं आना, इसमें नहीं आना, बस सॉल्यूशन ढूंढना है कि ये जो हुआ, हम भी तो नए थे, हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, और गलती भी नहीं है वो, क्योंकि हम जा रहे हैं बाहर। अब एजुकेशन लिए जॉब करना ज़रूरी है, तो वो भी करना पड़ेगा, और नीड ऑफ द आवर है बिल्कुल बिल्कुल ना। तो मेरी मम्मी का सपना, तुम पढ़ लो, तुम्हें कुछ बनना है, तुम अच्छा बन जाओगी तो अच्छा रहेगा, वो उनकी एक अलग खुशी कि मैं बाहर जा रही हूँ। बच्चों को नहीं, अब बच्चों को भी समझ में आता है, पर कल्प्रिट से हट करके अगर हम सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं कि हमें ही करना है और हम ही कर सकते हैं, वही लाइन, और नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं लाने हैं, बस हमें अपना प्रयास करना है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, उस पर मैंने काम किया, तो चेंजेस काफ़ी मिल रहे हैं मुझे। जैसे आपने शुरुआत में बताया था कि आप पढ़ने जाते थे या जॉब करने जा रहे, घर में आए सब कुछ रेडी मिलता था क्योंकि आपकी मम्मी सब कुछ मैनेज करती थी। तो आई थिंक हमारे टाइम में हमारी मदर्स, दे वर नॉट वर्किंग मदर्स जैसे हम लोग हैं। वही। उनकी ये इच्छा होती थी कि हम लोग पढ़ लिख के कुछ करें, कुछ बने। आज भी मेरी मम्मी की एक इच्छा है कि अगर मैं जाऊं तो मुझे गरम गरम थाली बना के पूरी अच्छे से खिलाएंगी, बैठा के
वो इच्छा मेरी है, वो शाम को कर सकते हैं, पर दोपहर में अगर है बच्चा आ रहा है थका हुआ तो नहीं कर पाएंगे हम पूरी। पर अब ये एक्सपेक्ट करना कि मैं ये भी करूं और काम भी करूं, तो ओवर एक्सपेक्टेशंस अपने आप से नहीं करना है। जो है वो एक्सेप्टेंस है कि हम कर रहे हैं, अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, और अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। और देखो, जब हम अपने आप से भी ओवर एक्सपेक्ट करते तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस फील करते हैं, और जब हम स्ट्रेस फील करते तो डेफिनेटली हमारी एनर्जीज भी ड्रेन होती बिल्कुल होती हैं, और उससे हमारी हेल्थ पर, हमारी फिजिकल जो हमारा जो भौतिक शरीर है उस पर भी फर्क पड़ता है। जैसे आपने एक और चीज़ कही थी, विश्वास करना, तो मुझे लगता है हर माँ को ये विश्वास रखना चाहिए कि वो जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, और अपनी तरफ से अच्छा कर ही रही है। हाँ। प्रयास तो अच्छा ही कर रही है, राइट। तो वो प्रयास जब हम अच्छे करते रहते हैं तो उसका फल भी फिर अच्छा मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि थॉट्स हम बच्चे को दे रहे हैं। मैं कई बार बैठती हूँ ध्यान में तो थॉट्स के थ्रू भी बात करती हूँ। मेरी जो बड़ी बेटी है वो मुझे बहुत अच्छी हो गई है, वो कहना मान रही है, वो ये सब कर लेगी, और आप कुछ दिनों बाद देखोगे वो वही कर रही होती है जो हम उसको वाइब्स दे रहे होते हैं। तो मेन चीज़ है कि हम, जैसे पहले आशीर्वाद जिसको बोला जाता था, तो अगर हम थॉट्स में भी बात करते हैं बच्चों से और उनको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, उससे भी काफ़ी चेंज आता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। और मैंने कई वर्किंग मदर्स को देखा है अभी, जिनसे मेरी बात होती है, तो वो मुझे यही बोलती हैं कि रात को जब हमारा बच्चा सो रहा है, हम उसके पास बैठते हैं, हम उसके दिल पे ऐसे हाथ रख के, हम एनर्जेटिकली उसके साथ कनेक्ट करके उसे समझाते हैं कि आई एम गोइंग आउट टू वर्क, आई वॉज नॉट देयर विद यू ड्यूरिंग द डे, एंड आई एम सॉरी फॉर इट, बट आई हैव टू डू इट बिकॉज आई नीड टू गिव यू अ गुड फाइनेंशियल सपोर्ट, सराउंडिंग्स, जो भी आपके थॉट्स है, वो जब बच्चा सो रहा होता तब उसके साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू देयर थॉट्स, विच इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल वे। एंड यही चीज़ हम कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ या किसी के साथ जिसके साथ हम कनेक्ट करना चाहते हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन। और दूसरी चीज़ ना, बच्चों के साथ अगर आपको लगता है कि कुछ भी गलत किया या गलत चिल्ला दिया कहीं, मैं तो सॉरी लिख के भी भेज देती हूँ। अगर आप बच्चे से माफ़ी मांगने की कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चे को लगेगा कि मम्मी भी माफ़ी मांग सकती है, तो वो उस मोड पे भी आएगा, उसको भी कभी लगेगा तो वो अपने आप सॉरी मांग लेगा। तो अगर आपको लगता है कि कुछ बच्चे के साथ इनजस्टिस हो गया, या उसके फंक्शन में हम नहीं जा पा रहे हैं, या कभी कभी मैं बहुत थकी आती हूँ, मम्मी मार्केट चलो, मना करना पड़ता है, भाई नहीं जा पाएंगे, तो गुस्सा आ जाता है बच्चों को। बच्चों को तो चाहिए कि जो बोला है पूरा होना चाहिए। तो अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो बाद में बोलो सॉरी, थक गए थे यार, नहीं जा पाए, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार चलेंगे। तो उसके मोड पे आ जाओ, तो उसको एक विश्वास भी हो जाता है कि चलो मम्मी चाहती थी, नहीं कर पाई, नेक्स्ट टाइम तो कर देगी। तो नेक्स्ट टाइम अपने आप से हमें ओवर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। एंड नॉर्मली ये माना जाता है कि मदर है तो एक सुपर वुमेन, बट है तो इंसान, बिल्कुल इंसान है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। सुपर वुमेन का जो टैग दिया गया है, उस टैग पर पूरा विश्वास तो नहीं कर सकते। जितना हमारा फिजिक अलाउ कर रहा है, हमारी विल पावर से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर हर समय हर कुछ नहीं कर सकते। और वो करना भी करें अपने विश्वास से और दिल से करें। हमारा दिल और हमारी इंटेंशन अच्छी है तो सब अच्छा ही रहेगा। शुभम, आपकी दोनों बेटियों का किस तरह का रिलेशनशिप है अपने फादर के साथ, क्योंकि आप तो मेडिटेटर हैं। जी। और आपने बताया आपकी छोटी बेटी भी मेडिटेट करती है। सो जब हम मेडिटेट करते हैं डेफिनेटली हम बहुत कुछ समझ जाते हैं। सो आपके हस्बैंड का और आपकी बेटियों का कैसा रिलेशनशिप है? मेरे हस्बैंड बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। मतलब जो बैलेंस आया हमारे घर में उन्हीं की वजह से है कि वो उस प्यार को इतना जताते हैं, इतना मुंह से भी बोलते हैं, और वो हर समय हर जगह जाने के लिए रेडी रहते हैं। मैं मना भी कर सकती हूँ कि मैं नहीं जा रही आज मार्केट, वो तैयार है। रात के 12 बजे भी अगर बोलेंगे ना पापा चलो, वो तैयार है। तो वो बैलेंस उनकी तरफ से आता है घर में, कि बच्चों को लगा नहीं कि किसी चीज़ की कमी हो जाती है, टाइम की कमी नहीं है तो भी वो उसको फुलफिल करते हैं। तो उनका रिलेशन बहुत अच्छा है अपने बच्चों के साथ, और दोनों के साथ बहुत अच्छा है। वो हर समय रेडी है हर डिमांड को पूरी करने के लिए। तो जो वो विश्वास देते हैं बच्चों में, और जो प्रेम आया है बच्चों में, वो उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। तो बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा बना के रखते हैं वो बच्चों के साथ रिश्ते। तो क्या वो भी मेडिटेट करते हैं? नहीं, वो मेडिटेट नहीं करते हैं, पर वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, मतलब पूजा वगैरह अच्छे से करते हैं। तो एक अच्छी सोल है वो भी, मैं ये मानती हूँ। शुभम जी,
अगर हम इस समय की बात करें तो इस समय के अनुसार आई वुड से रादर आपके क्या ड्रीम्स हैं आपकी बेटियों को लेके, क्योंकि हर माँ बाप की कोई ना कोई इच्छाएं होती हैं, कोई ना कोई ड्रीम्स होती हैं, कोई ना कोई चीज़ वो चाहते हैं, यू नो। अगर आप पहले की शुभम को देखें, जो नई नई शादी होकर आई थी, वो चाहती थी कि जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। तो एक था मेरा कि मैं ना बहुत बहुत ज़्यादा मुझे वो अपील करते थे डॉक्टर्स, तो वो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे, चलो मैं नहीं बन पाई तो बच्चों को बनाऊंगी, या IAS ऑफिसर बनाना चाह रही थी। पर अगर एक ध्यानी से अगर आप पूछते हैं तो वह पूरी मतलब मेरे थॉट्स चेंज हो चुके हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। अब तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, मैं नहीं चाहती कि मेरी एक्सपेक्टेशंस बच्चे फुलफ़िल करें और वो ज़बरदस्ती उस प्रोफेशन में जाएं जिसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा यही है कि अब वो अच्छे से पढ़ाई करें, अपनी लाइफ में अच्छे रहें, अच्छे से खुश रहें, सफल रहें। मैं उनको पूरा सपोर्ट करना चाहती हूँ, मेरा सपोर्ट उनके साथ हमेशा है, कोई भी प्रोफेशन चूज़ करें। तो अब मैंने उनको इतनी आज़ादी दी है कि बेटा आपको जिस लाइन में जाना है, जैसे जाना है, आपका जो रास्ता है, हम उसमें आपको सहयोग करेंगे। अगर आप सहयोगी में जहाँ जहाँ ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, हमें बता दो। तो मेंटल सपोर्ट, फिज़िकल सपोर्ट, जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम देने को तैयार है। तो मैं एक्सपेक्टेशंस से दूर, बच्चों की खुशी पहले है, बच्चों को सहयोग करना, कोई प्रेशराइजिंग, कोई प्रेशराइज नहीं। पर पढ़ना है, 12th क्लास में है, जैसे छोटी पढ़ना है, पढ़ाएंगे अच्छे से। अपना प्रोफेशन आप चूज़ करो कि आप किस में खुश रहना चाहते हो। प्रेशराइज तो है, पढ़ना तो पड़ेगा। ये तो मैं चाहती हूँ कि अच्छे से पढ़ेगा। मैं खुद इतने पढ़ने में बहुत ध्यान देती हूँ और खुद ही उनको मॉनिटर भी करती हूँ। जैसे 11th-12th के एग्ज़ाम से छुट्टी लेके बैठ के पढ़ाती हूँ खुद ही। तो उससे तो नहीं भागने दूंगी। पढ़ना तो है, पर प्रोफेशन अपना चॉइस बाय चॉइस आपका रहे, जो उनकी इच्छा। हाँ, जो उनकी इच्छा है, तो वो मैं उसमें पूरा सहयोग दूंगी। शुभम, हम जानना चाहेंगे कि आप ध्यान में, मेडिटेशन में कब आई और आपको किस तरह पता चला ध्यान के बारे में? मैं जैसे आपको पहले भी बताया था कि मुझे ना खोज पता नहीं क्यों लग रहा था अंदर से कि कुछ ऐसा है जिसे मैं सोच रही हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या चीज़ है। तो कोरोना में जब लॉकडाउन लगा और मेरा जो एक स्टूडेंट था, सुबह मैंने उसका प्रैक्टिकल लिया हुआ था, उसको हाईएस्ट मार्क्स दिए मैंने, और जब घर पहुँचे तो पता नहीं ऑल ऑफ सडन नेक्स्ट डे उसका डेथ। उसको सुन कर के मुझे इतना अजीब सा लगा कि ये क्या है, मतलब जिस बच्चे को हंसता खेलता बच्चा ऐसे चला गया, मुझे बहुत अंदर से फील हो रहा था। और मैं बस यूट्यूब ना सर्च कर रही थी, तो पत्री सर के, मतलब 2 दिन से रोज़ पत्री सर का वीडियो मेरे सामने आ रहा था। ध्यान जो भी, वो बहुत अच्छा 1 आवर का एक मेडिटेशन का वीडियो है वो, जिसमें 1 आवर बोले हुए हैं, उसको मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद ध्यान कोरोना शाम का प्रोग्राम चल रहा था, वो वीडियो भी अपने आप सामने आया, उसमें मैंने रजिस्टर किया और वो क्लास मैंने शुरू की। फिर बुद्ध बनो पार्ट 1 उसी समय शुरू हुआ। फिर उसके बाद तो फिर JTTP वगैरह जो है, इनर जर्नी, तो वहाँ से मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हुई। और ये तो ऐसा लग रहा है कि बस अब इसको छोड़ना नहीं है, इसने मुझे शांति दी है, मुझे एक नया रास्ता दिया है और एक उद्देश्य, जीवन का जो उद्देश्य है उस तक पहुँचाया है। तो पत्री सर से जो वीडियोस मिलना, पत्री सर फिर यहाँ आई भी थे दिल्ली में, उनसे मिलना, वो तो मेरा, मैं क्या बोलूँ कि वो उस दिन तो मैं भूल ही नहीं सकती हूँ कि मैं कम से कम उनसे मिल पाई, उनके पास बैठ पाई, उनकी वाइब्स मैंने महसूस की। और मेरे जीवन के गुरु, अभी मैं उनको प्रणाम करके सब कुछ शुरू करती हूँ। तो ध्यान की जर्नी मेरी यहाँ से शुरू हुई। और कुछ भी क्वेश्चन अगर मेरे अंदर आता है ना, उसका उत्तर उसके साथ आता है। ये जो है मुझे ध्यान ने दिया कि मैं जो सोचती हूँ उसका इंट्यूशन और उसका उत्तर मुझे मिल जाता है कहीं ना कहीं, कैसे ना भी कैसे। शुभम, ध्यान में आने के बाद आपने अपने भीतर क्या क्या परिवर्तन महसूस किया, ध्यान से पहले और ध्यान के बाद? जब आप ध्यान में जुड़ी हैं तो आपने बताया था कि बहुत सारे चेंजेस आए आप में, तो वो क्या चेंजेस थे? ध्यान में आने से पहले मैं पूरा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं ना, जैसे अच्छा पढ़ाई करनी है, हायर एजुकेशन लेनी है, अच्छी पोजीशन पे जाना है, और मतलब एक लगता था, हाँ जैसे मुझे मिला भी, कम उम्र में ही मेरी PhD रजिस्ट्रेशन हो गई अच्छे से, मतलब PhD बहुत जल्दी हो गई। अभी अगर मैं एजुकेशन में एक्सपीरियंस देखूँ तो मतलब मेरी उम्र में भी लोगों को नहीं होता उससे ज़्यादा 25 इयर्स एक्सपीरियंस इन एजुकेशन फील्ड।
तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा कर रही थी मैं, पर पता नहीं क्यों ना मन की एक शांति जो होती है, मुझे लगता है कि कुछ तो है जो मुझे मिसिंग है, जो मुझे चाहिए, और वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो पर जब ये ध्यान मेरी ज़िंदगी में आया, अब जो पहले शुभम थी वो काफ़ी चेंज है। पहले मुझे लगता था ये चाहिए, ये मिलना है, इसकी मैं तैयारी करूँगी, ये मुझे मिलेगा, और मिल जाता था। पर अब मुझे लगता है कि यही सब कुछ नहीं है। अब मुझे कुछ सोसाइटी के लिए करना है, कुछ अपने लिए करना है। और जो ध्यान ने सबसे ज़्यादा चेंज लाया मेरे को, थॉट प्रोसेसिंग, सोचने का तरीका बदल दिया, चीज़ों को टैकल करने का तरीका बदल दिया। सिचुएशंस को मैं अब मतलब विजुलाइज करती हूँ, उनको समझने की कोशिश करती हूँ, और उसके बाद जब मैं उस पर एक्सपेरिमेंट करती हूँ ध्यान का कि भाई एक्सेप्टेंस में आ गए हैं, सामने वाले को भी समझना है, उसके लेवल पे भी जाना है, शांति पहले रखनी है, चीज़ों को शुरू नहीं करना है, तो अब मैं आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाती बिल्कुल भी, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं जाना, क्योंकि उससे पॉलिटिक्स आप देखो हर जगह चलती है, आपके पीछे भी लोग लगे रहते हैं, पर हर चीज़ को शांति से आप टैकल कर सकते हो। ये मैंने ध्यान से ही सीखा कि आप बस अपना काम करते जाओ। हम क्या करते हैं, दूसरे के काम को देखना शुरू कर देते हैं, तो दूसरे के काम को देखते हैं और अपने अंदर क्या लाते हैं, कॉन्फिडेंस हमारा हिलना शुरू हो जाता है। पर जब हम अपना काम करते रहेंगे और अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करते रहेंगे, सामने वाला आपके लिए चाहे गड्ढा खोद रहा है वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये जो चीज़ है कि अपने काम से रखिए काम, एक्सपेक्ट मत कीजिए, और दूसरों की चीज़ में जो कहते हैं ना साक्षी भाव से आप देखिए। अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो गए ना तो आप उस पॉलिटिक्स में फंस जाएंगे। आप देखिए, नो इंटरफेरेंस, नो जजमेंट ये जो हमारे पत्री सर ने जो बता दिया, बहुत वो इतना खूबसूरत है ना कि उससे आपकी लाइफ इतनी स्मूथ जाती है, इतनी शांति जाती है, और एक ब्लिसफुल, एक आपके चेहरे की स्माइल जाती नहीं है कभी, और वो सामने वाले को लगता है कि हमेशा हर स्थिति में हंस कैसे सकता है, वो उसी में परेशान हो जाता है। तो ये जो आपकी लाइफ है ना पूरी, मुझे तो पूरा चेंज किया है ध्यान ने, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट पर हों, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतनी शांति से निकल सकता है, वो ध्यान से ही हो सकता है, और ध्यान ने तो मुझे पूरा चेंज किया है। आई नो, नॉन इंटरफेरेंस, आप किसी की पर्सनल मैटर्स में बहुत उलझते नहीं हैं, आप किसी को जज नहीं करते हैं। जब हम किसी को जज नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्टेंस मोड आ जाता है, जो जैसे है वो परफेक्ट है। इंटरफेरेंस हम घर में भी करते हैं ना, बच्चे की लाइफ है, बच्चा पढ़ रहा है, तुम ये करो, तुम ये करो, बताना ज़रूरी है। उसके बाद आप अगर उसके ऊपर भी छोड़ देते हो तो बाद में पता चलता है ये भी तो बहुत अच्छा कर रहा है। प्रोफेशनली टीचर्स हैं, कुछ कर रहे हैं, हमने उनको सजेशन दिया, कई बार आप उनके ऊपर छोड़ के देखो, वो आपको उससे भी अच्छा करके देते हैं। तो इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेरेंस बहुत अच्छी है। आप इंटरफेयर करेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस जागेंगी, अरे ये काम मुझे ऐसा चाहिए, पर वो उससे अच्छा भी करके दे रहा है आपको। नो जजमेंट हम पहले ही मान लेते हैं ये कुछ नहीं कर पाएगा, और जबकि वो हमारी प्रेडिक्शन है, हमने मान लिया, तो बच्चा भी हमारा ऐसे ही होता है, उससे भी जजमेंट हो जाते हैं हम कि इस ये छोटा है ना, ये नहीं कर पाएगा। तो कई मास्टर्स बताते हैं कि उनके एक्सपीरियंस से, पत्री सर भी कहते हैं नो जजमेंट में हमेशा रहना चाहिए। तो ये फॉर्मूला बहुत सही है। और एक्सपेक्टेशंस तो आप किसी से रखो ही मत। जहाँ आपने एक्सपेक्टेशंस रखी, चाहे वो बच्चों से रखें, चाहे अपनी फैमिली लाइन में हस्बैंड से रखें, वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी, दुख ही देगी। तो ये सब चीज़ें अगर आपने लाइफ में इसको टैकल करना सीख लिया, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, तो लाइफ ब्यूटीफुल होने वाली है। और ये सब आता है जब हम ध्यान में बैठते हैं। बिल्कुल ध्यान में, क्योंकि सबसे पहले तो हम सिर्फ अपने ऊपर, अपने मन को काबू करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं ना, किसी को बदलने से पहले सबसे पहले खुद को बदलो, खुद को बदलो। ध्यान एक बहुत खूबसूरत माध्यम है जिससे हम अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। बिल्कुल, और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कि आज मैं अगर अपना व्हाट्सएप मैसेज देखती हूँ तो सारा ग्रुप यही चल रहे हुए हैं। तो धीरे धीरे ध्यान आपको कैसे बदलता है कि आपकी संगत बदल जाती है, फिर आप स्वाध्याय करते हैं, आपकी सोच बदल जाती है, आप ध्यान करते हैं, आप शांत हो जाते हैं, रास्ते आपको अपने आप समझ में आ जाते हैं। आप एक बहुत, हम कहेंगे ना कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के उभरते हैं, जो करेज लाता है आपके अंदर कि अब आपके अंदर का डर खत्म हो गया। ना तो आप घर मतलब डरना, और करेज में तो आप साहसी हो जाते हैं कि आप डिसीजन ले रहे हैं, उस पर पूरा विश्वास है कि वो सही है, विश्वास है कि आपका बच्चा बाहर निकला है, वो सही सलामत वापस आएगा। तो ये जो आप दुस्साहसी या साहस लाते हैं ना, ये भी ध्यान की देगा, क्योंकि ध्यान के माध्यम से हम ऊपर वाले के साथ कनेक्ट करते हैं।
और वहीं से हमारे को सब सोर्स ऑफ करेज, फियरलेसनेस, सब कुछ वहीं से मिलता है। सब कुछ मिलती है। जो अंदर से विश्वास आ रहा है वो आपको साहस भी दे रहा है, आप साहसी बन जाते हैं। तो ध्यान तो पूरा चेंज कर दिया ध्यान ने तो मुझे। शुभम, इतना अच्छा बताया आपने हमें आपके बारे में कि क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आए, स्पेशली एक्सेप्टेंस, जिससे बहुत फ़र्क पड़ा है आपके जीवन में, एंड विश्वास। शुभम, मैं आपको कुछ बहुत स्पेशल दिखाने जा रही हूँ अभी। मम्मी जो है वो, उनको अगर मैं कहूँ तो एक सुपर वुमेन है, ऑलराउंडर है, बैकबोन है हमारी फैमिली की। आज जो भी मैं हूँ, जैसी भी हूँ, मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ें उन्हीं से सीखी हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मम्मी एक ऑलराउंडर है, वो एक स्कॉलर रही हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ में बेस्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट में बेस्ट, हैंडीक्राफ्ट में बेस्ट। जो भी चीज़ बोलो शी कैन डू दैट एंड शी इज़ बेस्ट इन ईच एंड एवरीथिंग। मैं भी उनसे सीखने की कोशिश हमेशा करती हूँ कि हर चीज़ में बेस्ट अपना कैसे दे पाऊँ। नमस्ते, मेरा नाम तनीजी है। मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना की बेटी हूँ और मैं आज आप सभी को अपनी मम्मी के बारे में बताऊँगी। मेरी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हैं। वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। जब भी मैं विद्यालय से आती हूँ तो वो मेरे को खाना खिलाती हैं और मैं उन्हें ही अपना दोस्त मानती हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और चाहती हूँ कि उनको एक अच्छी सी ज़िंदगी मिले मेरे साथ। धन्यवाद। जस्ट लाइक एन एंजल, जैसे सच आपने में। बोला था। ये तो है। शुभम, इतना अच्छा लगा मिलके, एंड बाकी आपकी छोटी बेटी बिल्कुल एंजल की तरह है। बड़ी भी एंजल है, छोटी भी एंजल है, बहुत सुंदर है दोनों ना। हाँ, और दैट्स सच ए क्यूट रिलेशनशिप, यू नो, खट्टी मीठी बातें माँ बेटी के बीच में, वो मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल बॉन्ड। हाँ बिल्कुल ना, मतलब जब अच्छा लग रहा है तो अच्छा है, जब बुरा, मतलब बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट है बड़ी वाली। बहुत अच्छे से उसने अपने मतलब उसने अपने को बहुत संभाला है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और वो ये मान रही है कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, तो मेरे लिए तो यही ब्लेसिंग है कि मैं जो चाहती थी उसमें चेंज आना उतना आ चुका है। आपने बोला उसने अपने आप को बहुत अच्छी तरह हाँ। संभाला, और आज जैसे आपने शुरुआत में हमें बताया था कि पेरेंट्स कैन जस्ट बी रोल मॉडल्स, तो जो उसने आपको देखा वही चीज़ उसने सीखी आपसे। मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चे अगर इतना सोच रहे हैं हमारे लिए, इतना अच्छा बोल रहे हैं, तो यही मेरे लिए तो एक मेरी बहुत बड़ी सफलता है। शुभम, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पर आई और आपने अपनी पूरी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर की, एंड स्पेशली जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने शेयर किया, दैट वाज अमेजिंग। थैंक यू सो मच इस शो पे आने का। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत बहुत आभार है कि मैं अपनी जर्नी और अपने बच्चों के मुंह से इतने सुंदर शब्द अपने लिए सुन पाई, जो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। दोस्तों, आज का सफ़र हमारा हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे माँ हो तो ऐसी के एक और नए एपिसोड में आपके साथ। तब तक के लिए बने रहिए PMC हिंदी चैनल पर। धन्यवाद।